चलिए बात सबसे पहले G20 की करते हैं। समिट खत्म हो चुका है और सफल रहा है आयोजन जहां तक G20 की बात है, लेकिन G20 का जो वेन्यू है यानी कि भारत मंडपम, इसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीति करे हुए है। The venue for G20 summit under India's presidency saw almost 250 global heavyweights, including the world's biggest economies. They were left enamored by India's diplomatic and cultural prowess. Instead of basking in the global glory, guess what the opposition is keener on doing? Opposition जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि समिट जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया, केवल खर्च किया गया है सौंदर्यीकरण में, इसका कोई रिटर्न नहीं होगा। ऑपोजिशन का ये कहना है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका कोई फायदा लोगों को नहीं होगा, फायदा होगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को। सुनिए। इससे क्या होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर रहे हैं, देश का प्रति बर्बाद हो गया। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा? आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। All right, we have Akanksha joining us in the broadcast with more details. आकांक्षा, अब भी राजनीति जो है वो समिट पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि सरकार ने जो किया वो केवल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका कोकोई रिटर्न नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव पूछ रहे हैं कि जनता का क्या फायदा हुआ इस समिट से? Well, absolutely. Even though the G20 summit got over 2 days back, the politics over it still continues and is, in fact, raging. Congress party and other opposition party initially raised question on the waterlogging at Bharat Mandapam. Now the questions are being raised on the infrastructure, on the expenditure that was done for the G20 summit, with Congress and other parties tweeting out that the budget allocated for G20 summit was in fact 900 crores, but a whopping 4100 crores was spent on this, and that is when PIB had to come in. They had to step in and fact check it, stating that this claim is misleading. The quoted expenditure is mainly towards the asset creation by ITPO and other infra development, which is not limiting to hosting G20 summit alone. So they have fact checked one tweet by Saket Gokhale from TMC. He had said that this is Modi government spent a whopping 300% more than G20 than the funds allocated in the budget. The funds allocated were only 990 crore, but Absolutely. 41 शुरुआत से ही, लगातार शुरुआत से ही ऑपोजिशन जो है वो वजह ढूंढ रहा है या इस तरह की बात कह रहा है जिससे ये प्रदर्शित हो कि समिट फेलियर रहा और सरकार ने केवल जनता की पैसे को वेस्ट किया है। आकांक्षा बनी रही हमारे साथ। सबसे पहले ये कहा गया कि तेज बारिश के बाद भारत मंडपम का जो पूरा वेन्यू है वहां जलजमाव हो गया है, वहां फ्लड हो गया है। झूठ निकला। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी दृश्य अंदर भारत मंडपम के देखने को नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था उसे पंप लगाकर तुरंत निकाल दिया गया था। उसके बाद यह कहा गया कि सरकार का जो बजट था G20 को लेकर 300% ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रही थी। सरकार ने फिर फैक्ट चेक किया। सरकार का कहना कि 4100 करोड़ रुपए का जो खर्च हुआ है वो सिर्फ समिट पर खर्च नहीं हुआ है, बल्कि पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। सुनिए। कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई। मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है, सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से आतुर रहेगी। अच्छी बात है, वो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए कि नहीं, हमें आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति का विरोध भी करना है और विकास की बात भी करनी है।
तो फैक्ट चेक करने के बावजूद, यानी कि जो तथ्य हैं उसको सरकार द्वारा सामने रखने के बावजूद विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार ने खर्च की हदें पार कर दी, 300% ज्यादा खर्च किया और भारत मंडपम में पानी भर गया था, इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन कुछ ऐसे हैं विपक्ष में, जैसे कि शशि थरूर, जिन्होंने तारीफ की है, कहा है कि बहुत सफल आयोजन रहा और श्रेय दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत डिसमिस भी कर दिया गया। सुनिए कुछ प्रतिक्रिया। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. On the presidency as a whole, one of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event. Yeah, I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. Congress, Shashi Tharoor is applauding the G20 presidency of India. That's for 1 year, rotational. And already the presidency has gone to Brazil. So it's a good leadership from India in entire G20 countries. But we should not forget that it's for a very small time span. Through this particular honor, no problem of India was solved by Narendra Modi. Inflation, price rise, the social help to the common people. So the opposition there continues to dismiss the G20 summit. We're moving on.